नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। पूरे देश के अंदर एक चीज़ बड़ी ट्रोल हो रही है और वह हो रही है मोदी रोज़गार दो, जिसको रंग देने का काम किया है विवेक सर ने। और तमाम इस तरीके के जो आज टीचर्स हैं, वो जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन्होंने इस तरीके को लाइन को ट्रोल करने का काम करा है। उन्होंने अपने मुद्दों की बात रखी है, क्या रखी है हम लोग जानेंगे विवेक सर और अंकुर सर से। तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको हैशटैग ये लाइन चलाने की कि मोदी रोज़गार दें? सर क्या है कि अभी इस समय बेरोजगारी की हालत बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता होती जा रही है। नौकरियां आती हैं तो उनके एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम होते हैं तो रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और ज्वाइनिंग होती है तो वो कोर्ट में चली जाती हैं। मतलब इस समय आप 18 साल की उम्र में एक रोज़गार पाने की कोशिश करने लगते हैं, सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करूं, और आप 28 साल या 25 साल, जो भी लास्ट एज होती है, किसी जॉब की 28 होती है, किसी की 25, कब बीत जाती है पता नहीं चलता। 5-5, 7-7, 8-8 साल हो जाती है, नौकरियों का कोई भरोसा नहीं होता। सिस्टम एकदम, व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, ना कोई एग्ज़ाम की डेट, ना कोई चार्टर है। तो ये बच्चों के अंदर एक ज्वालामुखी उमड़ रहा था, बस इसको एक दिशा देने की ज़रूरत थी। तो हमने तो वही बस दिशा देने का काम किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसी का ये परिणाम है कि आज मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, ये पूरे दुनिया में, पूरे भारत में ये ट्रेंड कर रहा है। क्या लगता है कि आज हम लोग मुखर्जी नगर में बैठे हैं, और मुखर्जी नगर में आज तो देश के अंदर, चाहे पूना हुआ, नासिक हुआ, अहमदाबाद, गुजरात, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनके अंदर भी ये कहाँ तक रंग लाएगा? और जो लोग अपनी नौकरियों को देखते थे या हम क्या करें, तो वो इसके अंदर कहाँ तक आपको समर्थन कर रहे हैं, वह भी बताएं। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि ये सिर्फ केंद्र सरकार का मसला नहीं है, ये हर एक राज्य की सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे दुनिया की किसी पार्टी की हो, ये सारे के सारे कचरे हैं। इनकी कोई रोजगार परक नीतियां नहीं है। विद्यार्थी के, छात्र के हित में, इनकी जन के हित में कोई नीतियां ही नहीं है। चाहे राजस्थान की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, या आप असम, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, ये सब मात्र अपना स्वार्थ का देखकर जो होता उसे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अपना उत्तर प्रदेश हो, या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान या हरियाणा, इन सभी के बच्चों को एक मौका मिला। हम ये पूरी व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, पूरी व्यवस्था में। ये सिर्फ केंद्र की लड़ाई नहीं है, ये राज्यों तक की बात है कि हमें इस पूरी व्यवस्था में सुधार चाहिए। किस तरीके के सुधार की बात कर रहे हैं? क्योंकि जबकि सरकारें यही बोल रही हैं कि ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है, देश के अंदर अब भ्रष्टाचार भी नहीं है, देश कहीं ज़्यादा मजबूत हाथों के अंदर है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये झूठ है। ये नहीं होता कि एक, मतलब वो एक, मैंने एक कार्टून देखा था, उसमें एक इंसान को ऐसे एक लॉलीपॉप सा दे रखा था, वो जैसे उसको लपकता था उसको थोड़ा और ऊंचा कर देता था। तो ये कुछ इसी प्रकार का है सर, ये एकदम झूठ है। कहीं देश में इतनी मायूसी, सर जैसे मेरी 27 से 28 एज हो चुकी है, हमने सर बहुत चीज़ें देखी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी समय हम खूब अच्छे से, शुरुआत से अखबार पढ़ने का शौक था, और उसके बाद में मनमोहन सिंह सरकार, उसके बाद में मोदी सरकार, हमने तीनों चारों में परिवर्तन देखा। इतना मायूस देश कभी पहले नहीं था। जितनी अनिश्चितता का माहौल आज है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, इतनी अनिश्चितता, इतने डिप्रेशन का माहौल कभी नहीं था, कभी भी। ये लोग भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये कितने खोखले हैं अंदर से। परंतु अब अगर अपना वो ना थोथा चना बाजे घना, वो वाली इनकी कहानी है कि वो अपना खोखलापन जाहिर नहीं करना चाहते, इसलिए तेज तेज बज रहे हैं। वो ये अंदर से खोखले हो चुके हैं। इन सबको पता है कि इन्होंने देश को जो हालत इस समय करी है, इस समय हालत, इसे फेल्ड स्टेट के रूप में हम कुछ दिनों बाद हो जाएंगे। फेल्ड स्टेट, यूथ को नौकरियां नहीं होंगी, और जब यूथ को नौकरियां नहीं होंगी, प्रोडक्टिविटी बंद हो जाएगी, यूथ डिप्रेशन में चला जाएगा, आत्महत्या करने लगेगा। और उस स्टेट को, उस देश को, उस नेशन को हम लोग फेल्ड स्टेट कहते हैं, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, सीरिया, ये सारे हैं। हम इनसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट का जो स्टैंड है कि रोजगार है, ये सब है, ये कितना फेक है, ये आप बच्चों के समर्थन से पता कर सकते हैं। ये बच्चों का ही भाव था जिसको टीचर्स ने एक्सप्रेस किया है और उनको मतलब लीड करने की कोशिश की है। जो हमारे साथ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं और जो इस हैशटैग को ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, तो उससे ये जाना जा सकता है कि गवर्नमेंट ने जो भी प्रोजेक्शंस दिए हैं वो प्रोजेक्शंस एक्यूरेट नहीं है और वो फॉल्स प्रोजेक्शंस हैं। अगर वो एक्यूरेट होते तो इतना ज़्यादा संख्या में यूथ या जो एस्पायरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं वो हमारे साथ में कनेक्ट नहीं होते। तो अगर कनेक्ट हुए हैं तो इससे ये प्रूव होता है कि वो जो डाटा जो भी गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, जो भी प्रोजेक्शंस दिखाए जाते हैं, वो रियल प्रोजेक्शंस नहीं है। तो और ये जो हमने आवाज़ उठाई है, ये बच्चों की ही आवाज़ है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और ये रोष बच्चों का है जो तैयारी करते हैं। और जैसा कि विवेक ने आपको बताया भी कि
कैसे एज निकल जाती है, जो एज लिमिट होती है डिफरेंट एग्जाम्स की, वो बच्चा तैयारी करते करते ही निकल जाता है। जैसे आपने एज लिमिट की बात करी, मैं यहाँ पे एक बात को आपको रखना चाहूँगा, जैसे अभी कोविड-19 रहा था तो इसके अंदर जो ये गैप रहा था, क्या इस एज फैक्टर को भी इसके अंदर डाला जाएगा कि जो बच्चों की 1 साल की एज जो खराब हुई है, मतलब जो कार्य करने की, जॉब की, नौकरी की, जो 1 साल आगे बढ़ गई है और वो 1 साल उस पर डिजर्व करते थे, उनको नौकरी मिल पाएगी, तो इन मुद्दों को भी क्या आप इसके अंदर लाएंगे? ये एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और हम लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि इसको भी हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि ये वैलिड पॉइंट है। क्योंकि लगभग 1 साल जो बच्चों का है, जिन बच्चों ने पहले से तैयारी करके बैठे थे, इस 1 साल में कोई एग्जाम नहीं हो पाए, तो उनकी जो एज लिमिट है वो कहीं ना कहीं पे उनको अफेक्ट करेगी। तो ये भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और ये वी आर कंसिडरिंग अपॉन इट। जी अच्छा, देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वह बोलते हैं आत्मनिर्भर बने और पकौड़े तलने की भी बात करते हैं, फिर उसके बाद तमाम मुद्दे आते हैं और वह बोलते हैं कि वह हमने कि आत्मनिर्भर इस तरीके से बने। आप एक अध्यापक हैं, तो जब आपके पास बच्चा IAS IPS या डॉक्टरेट वगैरह जो भी तैयारी करने आते हैं, SSC की तैयारी करने आते हैं, तो क्या आप भी उनको ऐसे कुछ सुझाव देते हैं आत्मनिर्भर बनने जैसे, या एजुकेशन रिलेटेड ही वर्क देते हैं? सर हम तो एजुकेशन रिलेटेड वर्क देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग या तो चलिए हमें पकौड़े तलने हैं, तो फिर हमें ये सब इतनी हमसे फीस क्यों लेते हैं ग्रेजुएशन की? क्यों हमसे BTech के पैसे लिए जाते हैं? क्यों हमसे BA MA BSc के पैसे लिए जाते हैं? डिग्रियों को बंद कर दीजिए। वो तो पकौड़े तो हम बिना पढ़े लिखे भी तल सकते हैं, उसके ही ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए। सर जब कोई व्यक्ति एक देश का प्रधानमंत्री, इसको समझने वाली बात है, एक देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से ये कह रहा है कि पकौड़े तलना इज अ टाइप ऑफ, वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बट सर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो एक ससिस्टेंस है। ससिस्टेंस का मतलब होता है कि वो अपनी सिर्फ खुद की वो अपने आप को जीवन दे सकता है, वो जिंदा रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है, जिंदा रह सकता है, वो तरक्की नहीं है, वो कुछ। तो सर वो आप सोच सकते हो उस बंदे के पास देश की तरक्की के लिए कोई विजन होगा? नहीं होगा जी। सर विजन होता है, अगर आप किसी और देश के, जापान के प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम इस अपने बच्चों को यहाँ से ये वोकल ट्रेनिंग देंगे, 12वीं के बाद में ये करेगा, हमारा बच्चा ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा। उनके पास एक पूरा मतलब लंबा विजन होता है। इनके पास विजन सिर्फ पकोड़े तक का है। जिस व्यक्ति के पास विजन नहीं है वो सर क्या ही रोजगार की बात करेगा। जी, जैसे आपने विजन की बात करी तो देश के प्रधानमंत्री तो ये भी बोलते हैं कि डिजिटल भारत बनना चाहिए। फिर आपको किस बात से नाराज़गी है? सरकार आपके लगातार समर्थन में है, लगातार आपको सपोर्ट कर रही है। सरकार डिजिटल भारत का जो है, सरकार डिजिटल भारत को इन नज़रों से देखती है स्टूडेंट्स को, तो फिर आपको कहाँ सरकार की बातों पर, सरकार के मुद्दों पर शक होता है, वह बताएं। सर डिजिटल भारत की बात तो आप बस ग्रेटर नोएडा से पार निकल जाइए, अगर आप अपना इंटरनेट चला जाएं तो आप मुझे बता दीजिएगा। सर ये सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं जिनको मेट्रो में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में। सर भारत आज भी आधी से ज़्यादा आबादी गांव देहातों में बसती है, जिनका सपना होता है कि हम छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब पाएं, अपने परिवार को उनको अपने आगे बढ़ाएं, चीज़ों को थोड़ी तरक्की करें। सर वहाँ इंटरनेट तक नहीं आते, क्या डिजिटल भारत की बात करेंगे? आज भी आप तो सर पत्रकार हैं, आप एक बार सर्वे कीजिए, आप गांव देहात में जाके 1000 लोगों से मिले, उनसे पूछो डिजिटल का मतलब क्या है, उन्हें 4 ऑप्शन दीजिएगा, ज़्यादातर लोग खाने की चीज़ बताएंगे। सर जब जागरूकता ही नहीं है, हमारी बेसिक चीज़ें कमज़ोर हैं, तो मैंने बोला ना बाहर से कितना ही खोखलापन दिखाते रहिए, लेकिन अंदर से तो हम कमज़ोर हैं ना, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। जबकि हमें डिजिटल भारत की, उससे हमें आपके जुमले की आवश्यकता नहीं है, हमें कंक्रीट कुछ उस पर बेसिक चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे जी। हाँ जैसे जी सर कुछ कह रहे थे आप। आसान प्रोसेस नहीं है, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो युवाओं का है अपने देश में, वो रिसोर्सेज लैक करते हैं, उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो नौकरी या फिर जॉब जो है उस पर ही निर्भर करते हैं और अपनी मेहनत से दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इतना टफ हो गया कंपटीशन को पास करके नौकरी पाना, और वो उसके लिए अपने को तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट इस विषय में सीरियसली इस विषय को नहीं लेती और प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाता इन मुद्दों को, तो जो स्टूडेंट्स की मेहनत है, 10 साल की मेहनत है, उनकी बेकार जाती है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने इसको हैशटैग को रन करा और पूरे देश के जो युवा थे वह आपके समर्थन में खड़े हो गए, परिवार भी आपके समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन आज लाखों जो आप मिलेनियम फॉलोअर तो आपके हैं और तमाम जो यहाँ पे टीचर्स हैं उनके भी मिलेनियम्स में ज़्यादा, कहीं ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो मतलब ये बात लाखों तक नहीं, अब करोड़ों तक मिलेनियम्स से तो पहुँच गई है, ठीक है ना। लेकिन क्या कारण है कि आज भी जो बड़ा मीडिया है वह इस बात को दिखाता नहीं है, स्टूडेंट के मुद्दों की बात को नहीं करता है? ईच एंड एवरीथिंग सर उनका क्या है, एड का है। अगर वो गवर्नमेंट के उसमें करते हैं उनको ऐड नहीं, मतलब ये सब एक एजेंडे पे चलते हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। देश बर्बाद हो जाए उनको सर कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना चीखना चिल्लाना, वही भारत पाकिस्तान चीन हिंदू मुस्लिम सिख एंड में लाके पूरे दिन
एक भी मिनट उनका प्रोडक्टिव नहीं होता कि आज उन्होंने देश में किसी सुधार की। सर कहते हैं कि मैंने किसी एक बड़े विद्वान के वो सुना था, विचार सुने थे कि जिस देश का पत्रकार सो जाता है वो देश बर्बादी के कगार की तरफ बढ़ने लगता है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, हम फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, विफल राष्ट्र। विवेक जी, जैसे आपने बताया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। कुछ लोग अपनी टीआरपी को बनाने के लिए, जैसे कुछ टीचर्स हैं वो उसमें इमोशनल ड्रामा डाल रहे हैं, उसमें एक्शन डाल रहे हैं, उसमें थ्रिलर डाल रहे हैं, सब कुछ उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों के साथ कि हम ऐसा करवाएंगे तो लोग, ये भी एक टीआरपी गेम बन गया है। क्योंकि जो आज सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी ऐसा काम कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सरकारों को झुकना पड़ेगा, सरकार ऐसा करेंगी और सरकार को हमारी बातों को मानना पड़ेगा। तो अब ये जो कॉम्पिटिशन्स है, ये मुझे लगता है कि पढ़ाई को छोड़कर अब ये मुद्दे पर आ गया है। जो स्टूडेंट उनको फॉलो करता है टीचर्स को, और वह कहीं बोलने में कहीं ज़्यादा आगे पीछे होते हैं, अच्छे से जब पढ़ाने में हमें नहीं पता कैसे रहते होंगे, लेकिन बोलने के अंदर उन शब्दों पे उनका चुनाव बहुत अच्छा होता होगा। तो बच्चे भी सोचते हैं कि हमें जो राइट्स है और हमें जो नौकरी है, हमें जो जॉब है, सिर्फ ये वाले सर दिलवा सकते हैं। तो क्या ऐसा है, नहीं है? सर ये ऐसा बिल्कुल है। असल में बताऊं तो सर बच्चा बहुत भोला होता है सर, वो भगवान मानता। आप उसको कुछ रास्ता दिखाते हैं ना, अच्छा कभी तू कि अगर तू ऐसा चलेगा तो तू तरक्की करेगा, तो कुछ बनेगा, तेरे घर के सपने पूरे होंगे, माँ बाप के सपने पूरे होंगे। तो सर हमारे यहाँ तो ये हमेशा से शास्त्रों से है कि जो गुरु होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है, तो वो उसी रूप में देखता है। अब अगर टीचर, कुछ जो ऐसे टीचर्स हैं जो इस चीज को टीआरपी गेम लेते हैं, जो मतलब कटु है अंदर से, दिल में उनके नहीं है, बस वो बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि उनका कोई एजेंडा पूरा हो जाए, उनकी कोई मकसद पूरा हो जाए, तो ऐसे टीचरों से तो मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा ना करें। क्योंकि बच्चे का जो भरोसा होता है वो भरोसा किसी का हो, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ कंक्रीट इसको कुछ परिणाम तक लेना जाना चाहते हैं तो आप सब मिलकर, सर इतने हजारों लाखों टीचर इस भारत में मौजूद हैं, सब मिलकर अगर सर एक बार, तो कहते हैं कि शिक्षा की क्रांति लेकर आता है, चाहे वो धनानंद के शासन में चाणक्य जी लेकर आए हों, चाहे उसके बाद में कोई और लेकर आए हो। शिक्षक का एक दायित्व बहुत बड़ा है, तो उस दायित्व को जरूर समझें और इसको एक कंक्रीट, एक कंक्लूजन तक, क्योंकि सिर्फ इस पीढ़ी को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये आने वाली सभी पीढ़ियों को प्रभावित कर रहा है। जी विवेक सर उन सरों में से हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, कहते हैं कि मैं निकला था अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बन गया। तो आज ये कारवां इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश से ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपसे पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मनों में अपने बच्चों और वह इंसानियत या बच्चों का उस दर्द को, उसको महसूस कर सकते हैं कि जो बच्चा कल को शादी होने वाली है उससे भी पूछा जाएगा कि आप करते क्या हैं। जब रोज़गार नहीं होगा तो कैसे वह अपने घर को पालन पोषण कर पाएगा, कैसे वह अपने परिवार को चला पाएगा। तो यह जो विषय है वह बहुत सेंसिटिव विषय है। तो क्या लगता है कि अगर जिस तरीके से आज तमाम देश के लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, तो इन आंदोलनों को आप जीवित रखेंगे या इनको, अपनी वीडियोस को, ट्विटर्स को, उनको रिमूव कर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर या थोड़ी सी बातें कहीं से आने से? मैं बस सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक को उन्होंने डरा दिया, अगर वो 100 हो जाएंगे ना, कोई नहीं डरा पाएगा। 1000 हो जाएंगे ना, आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। अगर हम अपने मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों का प्रयोग करते, जो संविधान ने, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर हमारे देश को आज़ाद कराया, उसमें हमें संविधान ने कुछ अधिकार दिए, तो सर वो हमारा एक, हमें हमारी उन अधिकारों का हवाला देकर। आप संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने मौलिक अधिकारों में कहा है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपनी अधिकारों की बातों को रख सकते हैं। तो क्या कारण है जो टीचर अपने अधिकारों के लिए या बच्चों के साथ ईमानदारी से बात ना रखते हुए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं, और वो थोड़ा मोटा पैसा नहीं लेते हैं, एक मोटी फीस उनसे अदा करते हैं, और उस अदा करने के बावजूद उनको वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं, वह रोज़गार तक नहीं पहुंचा पाते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में बैठना है, जिसकी तैयारी करवाई जाती है वह कार्य भी नहीं करवा पाते हैं। तो क्या टीचर्स को, आज तमाम देश के टीचर जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आप इस आंदोलन में साथ आएँ? वो परिवार को भी क्या कहना चाहेंगे जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन सबको? देखिए, मेरी तो सभी टीचर्स, परिवार, स्टूडेंट्स, उनके परिवारों सबसे यही अपील है कि हमारा कोई भी हिंसा, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी, हमें कुछ भी मतलब नहीं है। हम तो बहुत ही प्रेम से एकदम हाथ जोड़ के हम तो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि आप एक व्यवस्था बनाइए, उचित व्यवस्था, जिसमें एक निश्चित समय में कोई भी एग्जाम पूरा हो, पहली बात। दूसरी बात कि एक रोजगार की आपकी एक नीति हो कि 18 साल की उम्र में बच्चा लग रहा है, मान लेता हूँ 2 साल उसको रोजगार नहीं मिला, 20 साल तक,
तो उसको कम से कम सालाना 150 दिन 200 दिन कुछ भत्ता भी दिया जाए, क्योंकि कहाँ से घर वाले उसको देंगे जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, अपने घर में पढ़ाई के साथ साथ सर कुछ खर्चा आता है, किताब कॉपियों का आता है, इंटरनेट का बहुत सब कहाँ से लेकर आए। तो अब दुनिया को सब्सिडी देते हैं, कुछ पैसा आप उन बच्चों को भी दे सकते हैं, मतलब रोजगार को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सब अगर एक आ गए, एक हो गए, तो ये इस समय जो ये रोष है बच्चों का, इस समय जो उनके अंदर गुस्सा है, इसको एक दिशा देने की जरूरत है। उनकी पवित्र भावनाओं को एक परिणाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है, अन्यथा कभी जीवन में हम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सब लोग एक साथ आइए और इस मुद्दे को आगे लेकर जाइए और सरकार से इस पर कुछ परिणाम मांगिए। सरकार एक बात और बोल रही हैं, जो बड़े ट्विटर आ रहे हैं, जो ट्विटर का रिप्लाई आ रहा है, तो उन्होंने बड़े टेढ़े स्वभाव में आता है। ये कौन सा तरीका है आपको अपने अधिकारों को, बातों को रखने का? क्या कहना चाहेंगे इन बातों पे सर आप? जैसा कि अभी आप इससे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि टीचर्स का साथ देना बच्चों का, एक्चुअली है क्या कि जो टीचर्स हैं ये उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जो आपका शिष्य है, ये केवल ये नहीं कि इसने आपको फीस दी है और आपने उससे फीस ली, अपना घर चलाया, आपको तो रोज़गार अपने शिष्य से मिल गया, लेकिन आपका जो शिष्य है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके रोज़गार में भी आपको उनका साथ देना है। एक साथ तो ये हो गया कि आप उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, जिससे कि वो हाई कट ऑफ्स, जो अब इतनी कट ऑफ जा रही है, मुझे आज भी याद है कि 2013 में 2012 में SSC CGL की कट ऑफ 87 91 हुआ करती थी, जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट 150 हो गई है, 150 आउट ऑफ 200। तो बच्चे फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, फिर भी बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं। पहले 6 महीने में तैयारी कर लेते थे, एग्ज़ाम पास करने के काबिल हो जाते थे, अब उनको 2-2 साल तैयारी करनी पड़ती है। पहले एक ही जगह कोचिंग लेते थे, वहाँ सारे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ा दिए जाते थे, उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती थी। बट आज के समय में उनको क्या होता है, स्पेशलिस्ट टीचर्स के पास जाना पड़ता है, तो कोचिंग भी पहले के मुकाबले महंगी हो गई, खर्चे भी काफ़ी महंगे हो गए। तो ये टीचर्स की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने स्टूडेंट का रोज़गार पाने में साथ दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को साथ में जुड़ना चाहिए। और रह गई बात ये कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को इस काबिल बना पाते हैं या नहीं बना पाते, उनसे इतने हाई फीस लेते हैं, वो खैर एक दीगर इशू है। वो टीचर्स को अपनी नैतिक जिम्मेदारी माननी चाहिए कि आपको बच्चे का साथ देना है और बच्चों का इस समय आप साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और ये कोई गवर्नमेंट को चैलेंज करने की बात नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जैसा कि विवेक सर ने आपको बताया कि भाई आप एक रोजगार नीति लाइए और इन चीज़ों को सिस्टमेटिक कीजिए, क्योंकि इसमें सफ़र करते हैं पुअर स्टूडेंट्स। जनरली जैसा होता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो बेसिकली सफ़र वो करते हैं बच्चे, और उनको सफरिंग हर तरीके की होती है, फिजिकल भी, मेंटल भी, इकोनॉमिकल भी, वो हर तरीके से सफ़र करते हैं। तो हम एज ए टीचर बस अपने को यहाँ पर जिम्मेदार पाते हैं कि बच्चा हमें तो रोज़गार दे रहा है, हमारे यहाँ पढ़ता है, हमें फीस देता है, तो अब उसके रोज़गार की व्यवस्था करना और उसकी उसमें मदद करना पाने में, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। केवल हमारा रोल क्लास तक सीमित नहीं है, हम क्लासरूम से बाहर भी बच्चे के साथ में हैं। से जिस तरीके से बहुत सारे सेलिब्रिटी तमाम मुद्दों पे, चाहे उनके मुद्दे हों चाहे ना हो, लेकिन उन मुद्दों पे हमेशा बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर जी का किसानों आंदोलन पे आया, कंगना रनौत तो आए दिन मुद्दों पे बातें करती रहती हैं, लेकिन क्या कारण है? अमिताभ बच्चन भी इन मुद्दों पे बात करते रहते हैं, लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी का इस मुद्दे पे कोई ट्वीट नहीं आया है, स्टूडेंट के साथ नज़र नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम तो उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि अनबायस्ड होकर जी, एकदम निष्पक्ष होकर निष्पक्ष नजरिया रखें। और अगर उतने ज़्यादा 6 से 8 से 10 मिलियन, 1 करोड़ से 1.25 करोड़, 2 करोड़ बच्चों ने ट्वीट किए हैं, तो इस ऊर्जा को, इस यूथ की, इस युवा की ऊर्जा को, क्योंकि वो युवा देश का भविष्य है, कम से कम देश का सोचकर उन्हें कम से कम इस पर आवाज उठानी चाहिए। अपना मत, अपना विचार, चाहे विरोधी है चाहे समर्थन में है, लेकिन विचार जरूर रखना चाहिए। बहुत सुंदर बात बोले कि विचार अपने जरूर रखना चाहिए। विवेक सर, मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करूंगा। जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं, या जैसे चाहे मैंने सचिन तेंदुलकर की बात करी, कंगना रनौत की बात करी, अगर ये अपना मोबाइल, अपना जो टीवी का रिमोट है, अगर ये बंद कर देंगे या अपनी जो पढ़ाई को छोड़कर चौके छक्कों की बात करते हैं, उनको देखने स्टेडियम में जाते हैं, अगर इसने अपना ट्वीट या अपना वो रिमोट या अपनी वहाँ पे टिकटिंग नहीं करी या वहाँ पे नहीं पहुँचे, तो क्या होगा इनको? तो क्या आने वाले टाइम के अंदर भी इसका बायकॉट हो सकता है, नहीं हो सकता? सर आप बताइए। ये अपने देश के जो युवा हैं वो इतने जागरूक हैं, वो समझते हैं इस बात को कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं है। तो हम तो यही अपील करेंगे सेलिब्रिटीज़ से कि वो एक वैलिड पॉइंट है, इस पे युवाओं का, जो कि देश की शक्ति है, उनका साथ दें, क्योंकि यही देश का दिशा तय करेंगे, निर्देश करेंगे यही। और उनसे अपील है, और साथ ही में युवा जो है वो इस चीज़ को समझता है
और ये जैसा कि आपने बताया कि बच्चे जो होते हैं अपने पढ़ाई से टाइम निकाल कर चौके छक्कों की बात करते हैं, मैचेस देखते हैं और इन लोगों को सेलिब्रिटीज़ बनाते हैं, तो ये बच्चे ही इनकी पावर है और इनको इनका साथ देना चाहिए, ये भी इनका नैतिक धर्म है। चीज़ की तैयारी करते हैं तो ये कंपटीशन आपका आगे काम आएगा नहीं आएगा, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि प्राइवेटीकरण जोरों पे है। आज जिस बच्चे को 50,000 तनख्वाह मिलती थी, तो क्या आने वाले टाइम के अंदर भी उतनी मिलेगी नहीं मिलेगी, वह बताएं। सर ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि सरकारी नौकरियां घटती जा रही हैं निजीकरण के, तो ये तो हम तो ये सोचते हैं सर, ये कुछ देखिए निजीकरण कीजिए, मान लेता हूँ आप निजीकरण कर रहे हैं, बट अगर आप उसको प्रतियोगी रखेंगे, कॉम्पिटिटिव रखेंगे, तो निजीकरण का भी फायदा होगा। जैसे एक ही फील्ड में 10 कंपनी है, अब एक को अगर तनख्वाह कम करेगी तो दूसरी ज़्यादा करेगी, कंपटीशन रहेगा, देश तरक्की करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप निजीकरण करते हैं और आप 2 कंपनियों को फायदा पहुंचा देते हैं, तो वो तो दोनों आपस में मिली हुई हैं, वो दोनों ही कम रखेंगी, देश का नुकसान होगा। तो निजीकरण जो किया जा रहा है वो सर देश हित में नहीं किया जा रहा, वो व्यक्ति हित में किया जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर नुकसान लेकर आए। जी, इससे आम जनता बड़ी मज़े में अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर रही है, कहती है हमें क्या परवाह, प्राइवेट है तो हमारी नौकरी लग जाएगी। तो क्या लगता है कि आगामी आने वाला, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के भविष्य को तय करते हैं, तो क्या लगता है कि बच्चों का भविष्य आप तय करते हैं तो बच्चों का भविष्य आगे कहाँ तक उजागर हो रहा है और उसके अंदर प्राइवेटीकरण के अंदर भी उनको उतनी ही सक्सेसता मिलेगी? क्या कहना चाहिए सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट उसमें होता है, उसमें आप 12th और उसमें मतलब कोई एक योग्यता की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा। यहाँ तो आप वही है कि आपने सीजीएल का टेस्ट निकाला, मेहनत की, तो आपकी योग्यता की वैल्यू है। आप आईटी इंस्पेक्टर बने, इनकम टैक्स में, आप एक्साइज में बने, आप कस्टम में गए, आप सीबीआई बने, अब उत्तर प्रदेश में दरोगा बने, योग्यता की वैल्यू है। वहाँ कोई योग्यता की वैल्यू नहीं है। हाँ, तो आपके संबंध कैसे हैं, रिकमेंड कौन कर रहा है आपको? जीएम का रिकमेंडेशन है, तो आपको आप अयोग्य को भी योग्य है, तो ये योग्यता की वैल्यू नहीं है उसमें से। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? प्राइवेटाइजेशन पे जो गवर्नमेंट को जो पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, इसमें भी एक तरीके से गवर्नमेंट का ही फेलियर है, क्योंकि जो लोग प्राइवेटाइजेशन के फेवर में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिनसे बात करता हूँ, तो उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोग नाकारा होते हैं और वहाँ पर घूसखोरी होती है, इस वजह से वो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में है कि इससे चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन जैसा कि विवेक ने बताया कि प्राइवेटाइजेशन से भी चीज़ें सुधर तभी सकती हैं जब वहाँ पर कंपटीशन हो। अगर आप चुनिंदा लोगों को ही ये सारी चीज़ें करवा देंगे तो फिर वो कंपटीशन वहाँ पर नहीं होगा और उससे फ़ायदा नहीं, उससे देश का नुकसान ही होगा। और दूसरी बात ये कि जो प्राइवेटाइजेशन है वही केवल सिस्टम को या चीज़ों को बेहतर करने का एकमात्र जरिया नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जो हमारा सिस्टम है, सेटअप है, इसको अगर हम यहाँ सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हम बच्चों के भविष्य की, बच्चों के रोजगार की बात करेंगे। आप बच्चों के लिहाज से कंपटीशन अगर होगा तो फिर प्राइवेटाइजेशन फायदेमंद है, अदरवाइज तो प्राइवेटाइजेशन ऑब्वियस ही बात है कि नुकसानदायक ही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े मतलब जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो मतलब बड़े परिवारों से नहीं है, और तो वो सरकारी नौकरी ही पाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से सोशल प्रेस्टीज उन्हें मिलती है, एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जो कि प्राइवेटाइजेशन में सभी जानते हैं कि नहीं होती है। जी, जैसे सर ने बताया कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर वह सारी सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी या डिजर्विंग नहीं कर पाएंगे, तो क्या लगता है कि बच्चों का जो मनोबल है वो भी कहीं ना कहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा? क्या कहना चाहिए सर? वो तो पहले से ही नौकरियां न निकलने से परेशान है, जो थी वो भी खत्म हो रही है, तो बच्चे के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो मनोबल तो टूटेगा ही टूटेगा सर। अच्छा, क्या कारण है कि सरकार इन बातों पे भी ध्यान नहीं दे रही है? क्या आगामी आने वाले चुनावों का उनको ध्यान नहीं है? अगर ध्यान है तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव के अंदर भी इसका असर पड़ेगा? जिस तरीके से किसान आंदोलन, हैशटैग मोदी रोजगार दो, तमाम इस तरीके के मुद्दे आए जा रहे हैं, तो आगामी चुनावों के अंदर भी क्या इसका असर रहेगा? सर मुझे जो लगता है कि वो इस बार रहेगा, क्योंकि अब युवा जाग गया है, जागरूक हो गया है, उनको अभी वो अपने ख्याली पुलावों में है कि बाद में वो किसी फिर से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन सब के मुद्दों को लाके भटका देंगे, बट अब युवा असलियत जान गया है और इस बार बदलाव आएगा और उस बदलाव का सर्वव्यापक असर होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।